जय जिनेन्द्र। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 12 अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यह पार्ट 3 है। इसमें समझ परक प्रश्न होंगे। क्वेश्चन है कि सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से किस प्रकार संबंधित है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का अर्थ होता है कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट से चर्चा करता है कि वस्तु स्थिति क्या है, व्याख्या विश्लेषण करता है। जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में क्या होता है कि नियमों के अनुसार उस समस्या का समाधान किया जाता है, यानी स्थिति कैसी होना चाहिए के बारे में सोचा जाता है। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है का विश्लेषण करता है, और जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या होना चाहिए का विश्लेषण करता है। इन दोनों में यदि हम संबंध को देखें तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण आर्थिक घटनाओं का वर्णन और व्याख्या करता है, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण या मानक आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था कैसी होना चाहिए यह बताता है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण कारण और परिणाम का विश्लेषण करता है, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण मूल्य निर्णय देता है कि कैसा होना चाहिए। कारण परिणाम का अर्थ होता है कि यदि उपभोग किया जाएगा तो धीरे धीरे उपयोगिता घटेगी, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या बताएगा कि उपयोगिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। उद्देश्य सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण का उद्देश्य जो होता है वस्तु स्थिति का परीक्षण करना होता है कि वस्तु है कैसी, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण का उद्देश्य वस्तु स्थिति कैसी होना चाहिए, यानी समस्या कैसी होना चाहिए, इसका हल कैसा हो सकता है, इसका विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक समस्या सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक समस्या की व्याख्या की जाती है, जबकि आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में आर्थिक समाधान समस्या जो होती है उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार यदि कोई भी आर्थिक नीति निर्माण करना है तो वो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण और आदर्शक आर्थिक विश्लेषण दोनों के संयोजन से, दोनों के समावेलन से ही नीति निर्माण संभव होता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में भेद। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर केंद्रीय सत्ता या सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि निजी अर्थव्यवस्था जो है उसमें उत्पादन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर जो है निजी नियंत्रण होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है। फिर यदि हम स्वतंत्रता की बात करें तो बाजार अर्थव्यवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता पाई जाती है, जबकि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो स्वतंत्रता होती है उसको केंद्र द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। फिर जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है उसमें एक केंद्रीय नियोजन सत्ता होती है जो संपूर्ण देश के लिए नियोजन का कार्य करती है। जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं पूरे देश के लिए केंद्रीय सत्ता द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है उसमें इस प्रकार के नियोजन का अभाव पाया जाता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो होता है उपभोक्ता को स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता होती है, उसे किस चीज़ का उपभोग करना होता है इसके लिए वह स्वतंत्र होता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो भी कार्य किए जाते हैं वो लाभ सामाजिक लाभ की प्रेरणा से किए जाते हैं, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में निजी लाभ की प्रेरणा से कार्य किए जाते हैं। अर्थ केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नहीं होती, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में होती है। केंद्रीय नियोजन योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं होता। प्रतियोगिता
योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल संभव है? यदि हाँ तो कैसे? समाजवाद में पहली केंद्रीय समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए, इसका जो हल होता है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए। सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि उस वस्तु का उत्पादन किया जाए जिससे कि अधिकतम सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो। तो केंद्रीय सत्ता निर्णय लेती है और सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लेती है कि क्या उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए, तो केंद्रीय सत्ता व सबके कल्याण की दृष्टि से यह निर्णय लेती है। तो प्रायः यह देखा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए वहाँ श्रम प्रधान तकनीक जो है उसे प्राथमिकता दी जाती है, पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग कम किया जाता है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो गरीब वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए, सबके सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उत्पादन किया जाता है। तो क्या उत्पादन किया जाए, तो इसका निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा, केंद्रीय प्राधिकरण या सरकार के द्वारा लिया जाता है और लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है। कैसे उत्पादन किया जाए, तो सामाजिक रूप से वांछनीय तकनीक के द्वारा उत्पादन किया जाए। चूँकि बेरोजगारी ज़्यादा होती है इसलिए श्रम गहन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है। कैसे, किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो गरीब वर्गों के लिए उत्पादन किया जाता है क्योंकि इससे अधिकतम सामाजिक कल्याण जो है वो सुनिश्चित हो सकता है। तो संक्षेप में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन सब का निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना तालिका एवं रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो क्या बताता है, यह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है। ये एक एक्स और वाई दो वस्तु हैं। आपके पास जो है उत्पादन के जो संसाधन हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम संगठन और साहस है, वो इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तकनीक भी दी हुई है, आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, तब आप कितना उत्पादन कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक संभावना ये है, ये संभावना कि आप पूरी वाई वस्तु बना लें तो आप 6 वाई वस्तु बना सकते हैं और एक्स वस्तु 0 यानी एक्स वस्तु नहीं बनाएंगे। बी संभावना क्या, बी नहीं, पहले हम डी संभावना देखते हैं। डी संभावना क्या है कि आप पूरी 3 एक्स वस्तु बना लीजिए और वाई वस्तु 0 या नहीं बनाए। बी संभावना क्या हो सकती है कि अभी आप एक्स पूरी 6 बना रहे हैं तो आप 1 एक्स वस्तु बनाते हैं और 5 वाई वस्तु बनाते हैं। सी संभावना है कि आप 2 जो हैं एक्स वस्तु बनाते हैं और 3 वाई वस्तु बनाते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र हमें क्या बताता है, उत्पादन की इन सभी संभावनाओं को बताता है कि हमारे पास इतने संसाधन है, ये टेक्नोलॉजी है और हम एक्स और वाई वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, तो हम उत्पादन की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसे कौन बताएगा, उत्पादन संभावना वक्र। तो यह वक्र 2 वस्तुओं के उत्पादन के उन सभी संयोगों को बताता है। ए बी सी डी क्या है, संयोग, जिन्हें दिए गए संसाधन, ये संसाधन दिए गए हैं, बढ़ा नहीं सकते और तकनीक भी स्थिर है, के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। तालिका, आप एक्स वस्तु को 0 लिखकर 1 2 3 और मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे और वाई वस्तु को घटते क्रम में लिख देंगे।
चित्र सरल है, ये x है, ये y है, ये 0 एक्सिस है, और ये आप ABCD कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभता और चयन कैसे साथ साथ चलते हैं। तो पानी जो है वो दुर्लभ है, इसलिए हमें चयन करना होता है कि इसका प्रयोग किसे करने दिया जाए। वस्तुतः दुर्लभता की समस्या यह है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं, असीमित हैं। उसकी संतुष्टि के जो साधन हैं वो सीमित हैं। धन जो है आपके पास या उत्पादन के साधन सीमित हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि इतनी सारी वस्तुओं में से हम किस वस्तु का उपभोग करें। और ये जो चयन होता है वो हम तीव्रता के आधार पर करते हैं कि जिस वस्तु की हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है उसका हम चयन कर लेते हैं, और कम तीव्रता के क्रम में हम वस्तुओं का चयन करते हैं। तो दुर्लभता और चयन कैसे साथ साथ चलते हैं कि यदि दुर्लभता ना होती तो चयन की आवश्यकता ही नहीं होती। हम चयन इसलिए करते हैं क्योंकि चयन की समस्या क्यों जन्म लेती, क्योंकि संसाधन दुर्लभ है। अब दुर्लभता का क्या अर्थ होता है कि किसी वस्तु की जो सप्लाई है वो मांग की अपेक्षा कम हो, तो हम क्या कहेंगे, वस्तु दुर्लभ है। यदि पानी बहुत ज़्यादा हो तो दुर्लभ नहीं है, यदि जहाँ पानी ना मिले वहाँ पानी दुर्लभ है। चयन क्या होता है कि आपके पास वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधन है, तो आप किसी एक उपयोग का चयन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, चयन। पानी को आप पी भी सकते हैं, घरेलू उपभोग में भी ले सकते हैं, औद्योगिक उपभोग में भी ले सकते हैं, लेकिन आप घरेलू उपभोग में लेते हैं तो ये आपने क्या किया, चयन किया। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो संसाधन है वो दुर्लभ है और उनके वैकल्पिक उपयोग संभव है, इसलिए हमें चयन की आवश्यकता होती है। एक काल्पनिक बाजार मांग अनुसूची तथा तत्संबंधी रेखा चित्र बनाइए। बाजार मांग अनुसूची यानी बाजार में किसी वस्तु के जितने भी उपभोक्ता हैं इन सब की उस वस्तु की जो भी मांग है उसे आप जोड़ दीजिए तो आपको बाजार मांग अनुसूची प्राप्त हो जाएगी। तो बाजार मांग अनुसूची क्या है, व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का जो योग होता है उसे हम बाजार मांग अनुसूची कहते हैं। अन्य शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं कि समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करने वाली तालिका बाजार मांग अनुसूची है। तो पहला तो हुआ बाजार, बाजार में किसी समय पर ही मांग होगी और विभिन्न कीमतों पर मांग होगी। तो आपको ये इतने राउंड वाले वर्ड याद रखना है कि समस्त बाजार में किसी समय बिंदु पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करने वाली तालिका को बाजार मांग तालिका कहते हैं। अब बाजार मांग तालिका आप कैसे बनाएंगे, जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, बाजार में मांग करते हैं 10, 20, 30, 40, 50 ये कीमत है। आपको पता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, तो पहले में आपने 50 के अंतर से 300, 250, 50 के अंतर से लिख दिया, और दूसरे में आपने 250 से, आप ज़रूरी नहीं है ये लिखें, आपको केवल ये याद रखना है कि आपको घटते क्रम में ए और बी की मांग लिखना है और फिर मांग को आपको क्या करना है, जोड़ देना है, तो वो आपकी बाजार मांग अनुसूची तैयार हो जाएगी। कैसे, जैसे यदि हम 100 और 50 को जोड़ें तो 150, 150 और 100 को जोड़ें तो 250। तो याद नहीं करना, आप घटते क्रम में लिखकर और जोड़ सकते हैं। चित्र में यदि आप ये ना भी लिखना चाहें तो चलेगा, चित्र में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि ये जो ढाल है ये तीनों का बराबर होना चाहिए, और यहाँ आपको ये ज़रूर लिखना है कि वस्तु की मात्रा और ये कीमत, मात्रा कीमत, यहाँ पर भी मात्रा और कीमत। विभिन्न प्रकार की कीमत लोचों का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से कीजिए। पहले आप अर्थ कैसे लिखेंगे वह देख लें और फिर चित्र हम एक साथ बनाना देखेंगे। हम पूर्णतः लोचदार मांग, यानी आपको एक बात याद रखना है कि पहले आपको कीमत की बात करना है, क्योंकि कीमत के अनुसार मांग परिवर्तित होती है।
यानी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर कीमत एक ही है। मांग में अत्यधिक परिवर्तन होते हैं, मतलब पहले कभी मांग घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम उसे क्या कहेंगे? पूर्णतः लोचदार मांग। मतलब पूर्ण लोच है, कितनी भी मांग जो है कितनी भी घट सकती है और कितनी भी बढ़ सकती है। सापेक्षता लोचदार, सापेक्षता का अर्थ होता है अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार का अर्थ है कि कीमत में, आपको पहले कीमत बोलना है, कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन हो। कीमत की तुलना, परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन हो। जैसे कीमत में केवल इतना सा परिवर्तन हुआ, मांग में ज़्यादा परिवर्तन हुआ, तो ये सापेक्षता लोचदार मांग होगी। फिर है इकाई लोचदार, यानी कीमत और मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इकाई लोचदार मांग। जब सापेक्षता बेलोचदार का मतलब है कि अधिक बेलोचदार, बेलोचदार का मतलब है कि ये घट भी कम सकती है, बढ़ भी कम सकती है। तो सापेक्ष का मतलब है अधिक बेलोचदार, यानी लोच इसमें कम है, ये कम घटेगी कम बढ़ेगी। यानी कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम परिवर्तन होता है। कीमत में इतना परिवर्तन हुआ, मांग में इतना ऐसे परिवर्तन हुआ, तो कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है, तो हम उसे सापेक्षता बेलोचदार कहते हैं। पूर्णतः बेलोचदार का अर्थ है कि ये देखिए, कीमत पहले इतनी थी, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, लेकिन मांग इतनी है। तो कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोचदार। यानी मांग ना तो घट सकती है ना बढ़ सकती है, तो ये पूर्णतः बेलोचदार। ये तो हमने अर्थ देखा, अब हम इसके चित्र बनाना देखेंगे। पूर्णतः बेलोचदार यानी मांग, पूर्णतः बेलोचदार का अर्थ क्या होगा कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो मांग को हमने सीधा बना दिया, ये चित्र बन गया। पहले आप क्या करेंगे? बेसिक ये वाला चित्र बना लेंगे, इससे ही सारे चित्र बन जाएंगे। पूर्णतः बेलोचदार में मांग में कोई, पूर्णतः बेलोचदार यानी मांग, एक मिनट इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। पूर्णतः बेलोचदार का मतलब है कि मांग में कोई भी परिवर्तन होना संभव नहीं, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे? सीधा कर देंगे। अब कीमत पहले इतनी है, चाहे बढ़ जाए या घट जाए, पूर्णतः बेलोचदार में जो मांग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कि मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार का मतलब है मांग में मांग जो है उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो ये हमने मांग को बढ़ा दिया, तो ये कीमत एक ही है, मांग कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। तो कीमत में कोई परिवर्तन, ये 0 लिख दिया, कोई परिवर्तन ना होने पर भी जो मांग है उसमें अत्यधिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णतः लोचदार मांग। इकाई लोचदार का मतलब है कि जैसे कीमत जितनी बढ़ी, मांग उतनी ही घटी, दोनों ये बराबर हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे कि मांग की लोच कितनी है? इकाई के बराबर है। सापेक्ष लोचदार का मतलब है अधिक लोचदार, यानी कीमत आपकी जितनी, कीमत घटने पर मांग बढ़ना चाहिए, लेकिन कीमत तो आपकी इतनी ही घटी और आपकी मांग इतनी बढ़ गई, ये कम है ये ज़्यादा है, तो ये क्या हो गई? सापेक्ष लोचदार। सापेक्ष बेलोचदार का अर्थ होता है कि कीमत आपकी घटी ज़्यादा और मांग घटी क्या है? कम। यानी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है, सापेक्ष बेलोचदार। और सापेक्ष लोचदार में कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है। तो याद करना बहुत ईजी है। पूर्णतः बेलोचदार में क्या होता है? कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। पूर्णतः बेलोचदार में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है। इकाई लोचदार में कीमत और मांग में समान अनुपात में परिवर्तन होता है। सापेक्षता लोचदार में
कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में अधिक अनुपात में परिवर्तन होता है, और सापेक्ष बेरोजगार में कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है। तो चित्र आपके सभी के चित्र इजी हैं। पूर्णतः बेरोजगार में ये खड़ी लाइन हो जाएगी, पूर्णतः लोजदार में ये सीधी हो जाएगी, इकाई लोजदार में आपको दोनों में बराबर अंतर रखना है। सापेक्षता लोजदार में मांग में ज़्यादा परिवर्तन करना है, और सापेक्षता बेलोजदार में क्या करना है, मांग में कम परिवर्तन करना है। बस ये इतने इजी चित्र बन जाएंगे आपके। नमक और पानी की मांग बेलोचदार क्यों होती है? नमक और पानी क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और इनकी कीमत जो है बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन इनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इनकी मांग कैसी है, बेलोचदार। नमक की कीमत बढ़ जाए या घट जाए, आप उतने ही नमक का उपयोग करेंगे। दूसरा, इनका जो है विकल्प उपलब्ध नहीं। जैसे पानी, प्यास लगी है तो पानी से ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप यदि जूस पी लेंगे तो पानी जैसा सेटिस्फेक्शन आपको प्राप्त नहीं होगा। फिर इनके जो है वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, जैसे पानी को हम घरेलू उपयोग में भी ले सकते हैं और व्यावसायिक उपयोग में भी लिया जा सकता है। इनके उपयोग को स्थगित नहीं किया जा सकता। यदि आपको प्यास लगी है तो आप ये नहीं कह सकते भूख लगी है कि हम कुछ समय बाद खाना खाएंगे या कुछ समय बाद पानी पिएंगे। ऐसे ही नमक के उपयोग को भी आप स्थगित नहीं कर सकते, इसलिए इनकी मांग बेरोजगार है। इसके बाद है कि आपकी जो कुल आय होती है उसका एक आप बहुत छोटा सा भाग नमक और पानी पर खर्च करते हैं। तो यदि इनकी कीमत बढ़ जाए या घट जाए तो आपकी इतनी बड़ी आय पर कोई बड़ा प्रभाव, यदि कीमत बढ़ जाए तो आपका खर्च इतना सा बढ़ेगा, तो आपकी मांग कैसी रहेगी, उतनी की उतनी रहेगी, मांग बेरोजगार रहेगी। तो नमक और पानी की मांग बेरोजगार होती है क्योंकि नंबर 1 ये आवश्यक वस्तुएं हैं, इनकी कीमत बढ़े या घटे इनकी मांग पर कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थानापन्न की उपलब्धता, इनका कोई स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मांग बेरोजगार है। वैकल्पिक प्रयोग, इनका हम घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इनकी मांग बेरोजगार है। उपभोग स्थगन, इनके उपभोग को रोका नहीं जा सकता, इसलिए इनकी मांग बेरोजगार है। और व्यय की राशि कम होती है तो कीमत बढ़ने और घटने का कुल आय पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनकी मांग बेरोजगार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विभिन्न बाजार में मांग की कीमत लोच का वर्णन कीजिए। यदि हम एकाधी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग की लोच देखें तो हमें पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत एक ही होती है। इसी कीमत पर कम मात्रा भी खरीदी जा सकती है या अधिक मात्रा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मांग की लोच कैसी होती है, पूर्णतः लोचदार, क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होती है, मतलब बिल्कुल एक जैसी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। फिर एकाधिकार बाजार में मांग की लोच कैसी होती है, तो एकाधिकार बाजार में मांग की लोच नकारात्मक होती है। नकारात्मक का अर्थ है कि एक ही बेचने वाला होता है, तो मांग की लोच जो होती है वो कम होती है। वो कम कीमत पर बेचे या अधिक कीमत पर मांग में कम परिवर्तन आता है, तो मांग की लोच नकारात्मक होती है। परंतु मांग की लोच यदि सापेक्ष बेलोचदार है, सापेक्ष बेलोचदार का मतलब है कि कीमत यदि वो बढ़ा दे तो मांग में कम परिवर्तन हो। तो वो बताइए, आप एकाधिकारी हैं, यदि आप अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ा देंगे तो मांग में थोड़ा सा ही परिवर्तन होगा, तो कीमत आप अधिक रखेंगे या कम, अधिक रखेंगे। दूसरी ओर सापेक्षता लोचदार का अर्थ है कि यदि वह कीमत को बढ़ा दे तो मांग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो अब बताइए, आप कीमत को बढ़ाएंगे या नहीं, आप कीमत को कम रखेंगे।
तो सापेक्षता बेलोचदार मांग होने पर कीमत कम रखी जाती है और सापेक्षता लोचदार मांग होने पर कीमत अधिक रखी जाती है। मैन आपको क्या याद रखना है कि एकाधिकारी बाजार में मांग की लोच कैसी होती है, नकारात्मक होती है। इसके बाद है कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग की लोच कैसी होती है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग की लोच जो होती है वो इकाई से अधिक होती है। मान लेते हैं कि P कीमत पर मांग कितनी है, Q। अगर कीमत घटकर P1 हो जाती है तो मांग बढ़कर Q2 हो जाती है। इसका मतलब कीमत में केवल इतनी सी कमी आई तो मांग इससे ज़्यादा बढ़ गई, यानी मांग की लोच क्या है, इकाई से अधिक। तो मांग की लोच इकाई से अधिक क्यों होती है, क्योंकि स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होती हैं। यदि चाय की कीमत थोड़ी सी ही कम हो जाए तो उसकी मांग में अधिक वृद्धि हो जाएगी। यदि सीमांत प्रतिस्थापना की दर में वृद्धि हो रही हो तो उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होगी। सीमांत प्रतिस्थापना की दर का अर्थ होता है कि आप दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, X और Y, और उत्पादन के लिए आपके पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, ना आप उनको बढ़ा सकते ना घटा सकते। तब यदि आप एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। मान लेते हैं कि आप X एक वस्तु बना रहे हैं और Y 10 वस्तु बना रहे हैं। अब सामान्यतः क्या होता है कि यदि आप X की एक अतिरिक्त वस्तु इकाई का उत्पादन करते हैं तो आपको Y की जो है कुछ इकाइयों का त्याग करना होता है। तो आपने Y की 3 इकाइयों का त्याग किया, फिर X की एक और अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए Y की 2 इकाइयों का त्याग किया, फिर X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए Y की एक अतिरिक्त इकाई का त्याग किया। तो ये क्या है कि 3, 2, 1 सीमांत प्रतिस्थापना की दर घट रही है, तो ये वक्र ऐसा होगा। ये सामान्यता होता है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि सीमांत प्रतिस्थापना की दर, ये तो क्या है, घटती हुई है। आपसे पूछा है सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या है, बढ़ती हुई हो। बढ़ती का मतलब है कि आप एक x बना रहे हैं और 10 y बना रहे हैं। अब आप एक और x बनाना चाहते हैं तो y की आपने एक इकाई का त्याग कर दिया, यानी आप y 9 बनाएंगे। फिर आप एक और x ज़्यादा बनाएंगे तो y की आपने 2 इकाइयों का त्याग कर दिया, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे। अब x की आप एक और अतिरिक्त इकाई बनाएंगे तो y की 3 इकाइयों का त्याग करेंगे, यानी आप अब 4 y बनाएंगे और 4 x। इसका मतलब ये है कि आपकी जो त्याग आप कर रहे हैं, पहले आपने एक इकाई का त्याग किया, फिर 2 इकाई का त्याग किया, फिर 3 इकाई का त्याग किया। इसका अर्थ है कि आपकी सीमांत प्रतिस्थापना की दर जो है बढ़ रही है, क्योंकि 1, 2, 3 बढ़ता क्रम है। यही क्वेश्चन में पूछा है कि जब सीमांत प्रतिस्थापना की दर बढ़ती है तब उदासीनता वक्र का आकार कैसा होता है। तो तब उदासीनता वक्र का आकार अवतल होता है। लिखेंगे कैसे, यदि सीमांत प्रतिस्थापना की दर बढ़ रही है तो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से अवतल होता है। ये मूल बिंदु है और इससे इसका आकार कैसा है, अवतल है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता, सामान्यतः वक्र का आकार कैसा होता है, ऐसा। लेकिन सीमांत प्रतिस्थापना की दर बढ़ रही है इसलिए वक्र का आकार कैसा है, अवतल है। सामान्यतः ये क्योंकि इसका मतलब है कि x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की अधिक मात्रा का त्याग करना। अवतल का अर्थ क्या है कि आप x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए पहले y वस्तु की एक इकाई का त्याग करते हैं, फिर 2 इकाई का त्याग करते हैं और फिर 3 इकाई का त्याग करते हैं। हर बार आप x वस्तु की, यानी आपकी सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या है, बढ़ती हुई। तब उदासीनता वक्र का आकार कैसा होगा, अवतल होगा। लेकिन ये सामान्य स्थिति नहीं है। सामान्य स्थिति क्या है कि आप x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए y वस्तु की कम मात्रा त्यागने को तैयार होते हैं। सामान्य स्थिति क्या होती है कि आप एक x वस्तु प्राप्त करने के लिए पहले
जो है 3 y का त्याग करेंगे, फिर 2y का त्याग करेंगे, फिर 1y का। ये सामान्य स्थिति है और इसमें जो उदासीनता वक्र होता है वो ऐसा होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि सीमांत प्रतिस्थापना की दर में वृद्धि हो रही तो उदासीनता वक्र का आकार कैसा होगा, तो आंसर है अवतल होगा और ये चित्र हो जाएगा आपका। अनुसूची के साथ समझाइए कि कोई उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदने पर संतुलन कब प्राप्त करेगा। तो कोई मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता है और वो किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, तो संतुलन की स्थिति में कब होगा कि आप जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ उपयोगिता मिलेगी और उसके बदले में आप कीमत के रूप में कुछ उपयोगिता खर्च करेंगे। तो उपभोक्ता संतुलन में कब होगा, जबकि वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत के रूप में खर्च की गई उपयोगिता दोनों क्या हैं, बराबर हो जाएं। तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है, जैसे मान लीजिए उपभोक्ता ने एक वस्तु का उपभोग किया तो उसे उपयोगिता 30 मिली, दूसरी वस्तु के उपभोग से 20, तीसरी वस्तु के उपभोग से 10 और चौथी वस्तु के उपभोग से 5 उपयोगिता मिली, क्योंकि उपयोगिता जो है वो घटती जाती है। लेकिन हर वस्तु के लिए उसने 10-10 रुपये ही दिए, क्योंकि उपयोगिता चाहे यहाँ पे कम मिले या ज़्यादा आपको भुगतान बराबर ही करना होता है। अब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होगा, जबकि उसने जो वस्तु का उपभोग किया है उससे उसे जितनी सीमांत उपयोगिता मिली है और उस वस्तु की जो कीमत है दोनों बराबर हो जाए। अन्य शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता और मुद्रा के रूप में खर्च की जाने वाली उपयोगिता, आपने 10 रुपये खर्च किए तो आपने उपयोगिता को खर्च किया, दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो इसको हम फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं कि MUX एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और PX मतलब वस्तु की कीमत दोनों बराबर हो जाएं, और MUM मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर हो जाएं। तो ऐसी दशा में उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां यदि एक वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी। क्वेश्चन क्या है आपका कि एक उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदने पर संतुलन की स्थिति में कब होता है, तो एक उपभोक्ता एक वस्तु को खरीदने पर संतुलन तब प्राप्त करेगा जबकि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत दोनों बराबर हो जाएं, क्योंकि यहाँ उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तालिका में क्या है कि आपको स्पष्ट है कि 10 रुपये ही वस्तु की कीमत है और 10 रुपये ही सीमांत उपयोगिता है, इसलिए उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। असंतुलन कब होगा, जबकि कीमत कम हो, सीमांत उपयोगिता कम है और कीमत ज़्यादा है। क्या यह आवश्यक है कि जब AC गिरे तो MC भी गिरे? यह आवश्यक नहीं है कि जब AC गिरे तब MC भी गिरे। देखिए 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। पहला तो क्या है, जब AC गिरता है तो MC अधिक तेजी से गिरता है और फिर बढ़ने लगता है। दूसरा, जब AC अपने न्यूनतम पर होता है तो MC AC को नीचे से काटता है और तब AC और MC दोनों बराबर होते हैं। जब AC बढ़ने लगता है तो MC अधिक तेजी से बढ़ता है। यानी 3 अवस्थाएं हुई। जब AC घटता है तो MC अधिक तेजी से घटता है और फिर बढ़ने लगता है। जब AC न्यूनतम होता है तो MC AC को नीचे से काटता है और AC और MC दोनों बराबर होते हैं। जब AC बढ़ता है तो MC AC से अधिक तेजी से बढ़ता है। लिखेंगे कैसे इसे कि यह आपसे पूछा है क्या यह आवश्यक है कि AC गिरे तो MC भी गिरे? यह आवश्यक नहीं है कि AC गिरता है तो MC वक्र भी गिरे। जब AC गिरता है तो MC वक्र
एसी से तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला तो एमसी जो है कम हो एसी से। तो एमसी कम कब होता है एसी से? आरंभ में जब एसी वक्र गिरता है तो एमसी वक्र एसी से कम होता है, लेकिन अधिक तेजी से गिरकर फिर बढ़ने लगता है। एमसी और एसी बराबर कब होते हैं? जब एसी वक्र एमसी वक्र को नीचे से काटता है, तब एसी और एमसी बराबर होते हैं। और ये न्यूनतम औसत जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत बराबर होती है। जब एमसी कम होता है एसी से, ऐसी दशा कब बनती है? जब एसी वक्र ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो एमसी वक्र अधिक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो हमने इन शॉर्ट इसमें क्या देखा कि पूछा है कि जब एसी गिरे तब एमसी भी गिरता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि जब एसी गिरे तब एमसी भी गिरे। तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। पहली अवस्था क्या होती है कि एमसी जब एसी गिरता है तो एमसी अधिक तेजी से गिरता है और फिर बढ़ने लगता है। दूसरी अवस्था में एसी और एमसी दोनों बराबर होते हैं। यहाँ एसी जो है वो न्यूनतम होता है और एमसी जो है एसी को नीचे से काटता है। तीसरी अवस्था में जब एसी बढ़ने लगता है तो एमसी अधिक तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर जो है एसी और एमसी जो दोनों बराबर होते हैं। यहाँ एमसी अधिक होती है एसी से और यहाँ पर एमसी जो है वो कम होती है एसी से। तो आप इस चित्र से भी पूरा आंसर याद कर सकते हैं। उत्पादन फलन की संकल्पना को समझाइए। उत्पादन फलन क्या होता है कि उत्पादन फलन में मान लीजिए कि आप भूमि और पूंजी को श्रमिकों का यूज़ करके उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन फलन आप ये क्या हुए? उत्पादन के साधन हुए और इनका उपयोग करके आपने क्या किया? उत्पादन। तो उत्पादन फलन जो है वो उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। अब जो उत्पादन के साधन होते हैं उन्हें हम कहते हैं आगत, और जो उत्पादन होता है उसे बोलते हैं निर्गत। तो उत्पादन फलन जो है आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। उत्पादन फलन में मान लिया जाता है कि उत्पादन की जो तकनीक है वह स्थिर है। तो उत्पादन फलन क्या बताता है? उत्पादन फलन एक निश्चित समय अवधि में, मतलब आप उत्पादन किसी निश्चित समय अवधि में करेंगे। उत्पत्ति के साधनों तथा उत्पादन की भौतिक मात्रा के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। उत्पत्ति के साधन और भौतिक मात्रा के मध्य। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि उत्पादन फलन आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। ओ क्यू एक्स का मतलब है एक्स वस्तु का उत्पादन, एफ मीन्स फलन, और के एल जो है उत्पत्ति के साधन है। इन दोनों के मध्य संबंध को बताता है। उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की भौतिक मात्रा से है, ना कि कीमत से। कीमत से इसका कोई संबंध नहीं होता। ये केवल ये बताता है कि आपने इतने साधन का उपयोग करोगे तो इतना उत्पादन होगा। कीमत से इसका कोई संबंध नहीं है। और इसमें जो तकनीकी दशाएं होती हैं उनको स्थिर मान लिया जाता है। तो उत्पादन फलन क्या बताता है? उत्पादन के साधन और उत्पादन की मात्रा के मध्य या आगत और निर्गत के मध्य फलनात्मक संबंध को बताता है। इसका संबंध वस्तु की कीमत से नहीं बल्कि मात्रा से होता है और इसमें उत्पादन की तकनीक को स्थिर मान लिया जाता है। उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। एक तो परिवर्तनशील अनुपात का उत्पादन फलन जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है। इसमें कुछ साधनों को स्थिर और कुछ को परिवर्तनशील माना जाता है। जबकि समान अनुपात का उत्पादन फलन दीर्घकालीन होता है और इसमें सभी साधनों को परिवर्तनशील माना जाता है। उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है? ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल का अर्थ है कि आपने उत्पादन के जो साधन थे उनमें आपने वृद्धि की और आपके उत्पादन के आप इतने साधनों का प्रयोग करके इतना उत्पादन कर रहे हैं।
अब आप उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं, लेकिन आपके उत्पादन में केवल इतनी वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये है कि पहले आप इतने साधनों का यूज़ करके इतना उत्पादन कर रहे थे, अब आपने साधनों को 2 गुना कर दिया लेकिन उत्पादन 2 गुना नहीं बढ़ा, तो आपका ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल हो गया। तो ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल हमें क्या बताता है कि यदि हमने उत्पादन के साधनों में 100% वृद्धि कर दी तो उत्पादन में 100% से कम वृद्धि होगी। क्वेश्चन है, क्या एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को कब संतुष्ट करता है? तो एक उत्पादन फलन ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को उस समय संतुष्ट करता है जबकि कुल उत्पादन में उस अनुपात से कम वृद्धि होती है जिस अनुपात में साधन को बढ़ाया जाता है। आपने साधन को जितना बढ़ाया उत्पादन में उससे कम वृद्धि हुई, तो हम क्या कहेंगे, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल संतुष्ट हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है? तो जब हम पहले उत्पादन का आकार बढ़ाते हैं तो सबसे शुरू में तो हमें आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, उत्पादन बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब उत्पादन का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो उत्पादक जो होता है उसे उत्पादन कार्य में कठिनाई होने लगती है, और जो पहले बचतें प्राप्त हो रही थी वे हानियों में परिवर्तित हो जाती हैं और उत्पादन घटने लगता है। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल उत्पन्न हो जाता है। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल क्या बताता है कि यदि आपने साधन की मात्रा में 10% वृद्धि की तो उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि उससे कम होगी। जैसे कि आपने उत्पादन के सभी साधन में 20% वृद्धि की तो उत्पादन में क्या हुआ, 10% वृद्धि हुई। साधन में वृद्धि आपने ज़्यादा की और उत्पादन में वृद्धि कम हुई, तो ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल होगा। सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागत के ऊपर निर्भर करती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, यदि मान लीजिए कि ये सूती वस्त्र की फैक्ट्री है, सूती वस्त्र का किराया है 10,000। अब आप इसमें कितना भी उत्पादन करें आपको इतना ही किराया देना होगा, लेकिन यदि आप एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं तो आपके कपास जो है वो उसकी लागत बढ़ जाएगी जितनी अतिरिक्त इकाई बढ़ाएंगे। सीमांत लागत क्या होती है कि यदि मान लीजिए कि आप एक अतिरिक्त कपड़ा बनाते हैं तो एक अतिरिक्त कपड़ा बनाने की जो लागत होगी वह क्या होगी, सीमांत लागत। तो एक अतिरिक्त कपड़ा बनाने की जब आप बनाएंगे तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, परिवर्तनशील लागत भी बढ़ जाएगी, और सीमांत लागत तो अतिरिक्त कपड़े की लागत है ही। तो अतिरिक्त कपड़े की लागत जो है वो परिवर्तनशील लागत से प्रभावित होगी, ना कि स्थिर लागत से, क्योंकि आप कितने भी अतिरिक्त कपड़े बना लें आपकी स्थिर लागत स्थिर ही रहेगी। अब क्वेश्चन है, क्या सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत पर निर्भर है? तो हाँ, सीमांत लागत परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि से है और सीमांत लागतों का संबंध भी अतिरिक्त इकाई में वृद्धि से होता है। सीमांत लागत किसे कहते हैं? उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई वृद्धि करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। और परिवर्तनशील लागत एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तित होती है, इसलिए परिवर्तनशील लागत का संबंध सीमांत लागत से है। परंतु स्थिर लागत एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती, इसलिए स्थिर लागत का संबंध सीमांत लागत से नहीं होता। मान लेते हैं कि एक कोई वस्त्र निर्माण कंपनी है और उसमें उसका किराया 10,000 रुपये है। आप उसमें कितना भी उत्पादन करें आपको किराया 10,000 ही देना होगा, लेकिन यदि आप 1,000 वस्त्र के स्थान पर 101 वस्त्र का उत्पादन करने लगें तो कपास की लागत जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से परिवर्तनशील लागत संबंधित है, इसलिए सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत से पर निर्भर है, ना कि स्थिर लागत पर।
अब एक और तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं कि सीमांत लागत का जो फार्मूला एक तो ये है और एक ये है। दोनों फार्मूले में हमें दिख रहा है कि टीसी जो सीमांत लागत है उसमें हमने टीसी की जगह टीवीसी को रखा, टीएफसी का कोई रोल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीमांत लागत जो है परिवर्तनशील लागत पर निर्भर करती है, स्थिर लागत पर नहीं। दूसरा ये है कि यदि हम सीमांत लागतों का जोड़ कर लें तो हमें टीवीसी यानी कुल परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत से पर निर्भर है। तीसरा, परिवर्तनशील लागत का जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है, जब हम परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं तो पहले तो लागतें क्या होती हैं, घटती हैं और अनुकूलतम बिंदु के बाद बढ़ने लगती हैं। इसलिए जो नीचे का जो क्षेत्र है ये सब क्या है, टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीमांत लागत परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती हैं। अल्पकाल में उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की किस अवस्था को अपनाया जाना चाहिए और क्यों? देखिए, अल्पकाल में क्या होता है कि उत्पादन के कुछ साधन जैसे भूमि पूंजी को स्थिर रख दिया जाता है और श्रमिक को हम बढ़ाते हैं। तो जब हम श्रमिक की संख्या को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ता है और इस अवस्था में यदि हम उत्पादन कार्य को रोक देते हैं तो क्या होगा, हम इस लाभ से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हम उत्पादन को बढ़ाएंगे तो जो है यहाँ उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन और बढ़ सकता है, लाभ और बढ़ सकता है, लेकिन हम इससे रुक जाएंगे। तो पहली अवस्था में हम उत्पादन कार्य को नहीं रोकेंगे। द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि द्वितीय अवस्था में जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है। तो द्वितीय अवस्था में हमें उत्पादन तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक कि उत्पादन अधिकतम ना हो जाए, क्योंकि उत्पादन जब अधिकतम होगा तभी लाभ जो है वो अधिकतम होगा। जब उत्पादन अधिकतम होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है, तब सीमांत उत्पादन शून्य होता है। देखिए, द्वितीय अवस्था में क्या होता है कि सीमांत उत्पादन घटता है, लेकिन तब भी उत्पादन क्यों करना चाहिए, क्योंकि उत्पादन जो है ज़ीरो से ऊपर है यानी धनात्मक है, यानी जितना आप अतिरिक्त श्रमिकों को लगाओगे आपके कुछ ना कुछ कुल उत्पादन बढ़ेगा। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि जब आप उत्पादन को बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन घटने लगता है। क्यों घटने लगता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप अतिरिक्त श्रमिकों को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाना चाहेंगे तो उत्पादन बढ़ने के स्थान पर घटेगा, क्योंकि सीमांत उत्पादन अब क्या है, ऋणात्मक हो गया है। तो हमने क्या देखा कि प्रथम अवस्था में क्या होता है कि उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन करना चाहिए। उत्पादन को यदि रोक दिया जाएगा तो उस लाभ से वंचित हो जाएंगे, जिसे कि हम द्वितीय अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय अवस्था में कब तक उत्पादन करना चाहिए, जब तक कि उत्पादन अधिकतम ना हो जाए। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। तृतीय अवस्था में सीमांत उत्पादन घटने लगता है, इसलिए कुल उत्पादन भी घटने लगता है। तो क्वेश्चन है कि अल्पकाल में उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की किस अवस्था को अपनाया जाना चाहिए? तो द्वितीय अवस्था को अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन अधिकतम होता है और लाभ अधिकतम होता है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, यदि उत्पादन कार्य को रोक देंगे तो हम उस लाभ से वंचित हो जाएंगे, जिससे कि हम द्वितीय अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। यदि द्वितीय अवस्था में उत्पादन कार्य किया जाता है तो वो लाभप्रद होता है, क्योंकि यहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है। यहाँ पर सीमांत उत्पादकता घटती अवश्य लेकिन धनात्मक होती है। इसका अर्थ होता है कि कुल उत्पादन में कुछ ना कुछ वृद्धि बनी रहती है। कब तक पर वृद्धि होती है, जब तक कि सीमांत उत्पादन शून्य ना हो जाए। अब तृतीय अवस्था में क्या होता है, उत्पादन कार्य करना लाभप्रद नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, इसलिए कुल उपयोगिता भी कम होने लगती है। थैंक यू।